आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये मैथ्स की क्लास। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। और इस चैनल पर जो भी नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही इन क्लासेस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी ये मैथ्स की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 4:8 है और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की लंबाई क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:8 और यहाँ हो जाएगा 18:10। तो इधर आ जाएगा कितना? 8 और यहाँ हो जाएगा 18, है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 इनम 18, इधर पे भी 2 इनम 18 और 2 पंचे 10। अब इनका आपस में हम क्या कर देंगे? गुणा। तो आ जाएगा कितना? 9, 18 और 10। तो जिससे हमको कह रहा है ए और सी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 10 और 9 के बीच का डिफरेंस यानी एक यूनिट बराबर कितने सेंटीमीटर? 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोल रहा है कुल छड़ की लंबाई कितनी है? तो टोटल छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 37। तो 48 में 37 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1176 सेंटीमीटर, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह उनमें से 60 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि याद करनी है। तो 80 पेन 8 रुपये के हिसाब से तो टोटल 640 रुपये में खरीदेगा और 60 पेन जो है 12 रुपये के हिसाब से बेचेगा, यानी कितने में बेच देगा? 720 रुपये में। और 20 पेन बचे हुए 20 पेन 25% की हानि पर तो खरीदा कितने में होगा? 160 रुपये में। और 25% हानि यानी 75% की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 120। तो ये भी एक तरीके से विक्रय मूल्य है। 720 और 120 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 840। तो टोटल आपने बेचा है 840 में और 640 में ख़रीदा है। तो एग्जैक्टली कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है? 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो जैसे कि लिखा हुआ है कि 12 दिनों का भोजन है और 48 लोगों के लिए, तो दूसरे साइड भी लिख देंगे 72 लोग हो गए और कितने दिन चलेगा? तो 12 छंग 72, 12 चौके 48 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जैसे ही हम गुणा कर देंगे दिनों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? 8 दिन, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ही आप इसको क्या कर लो? सिंपल करके ही लिखना है। तो 342/19 गुणित 306/17, फिर डिवाइड 36 इंटू 6। यहाँ हो जाएगा प्लस 60/5 इंटू 2 माइनस 12। तो 17 से हम जैसे ही इसको काट देंगे 306 को, आ जाएगा कितना? 18। 342/19 गुणित 18 इंटू में क्या हो जाएगा? 100 मतलब 1/36 इंटू 6। तो 6 एकम 6, 6 छींग 36, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18। तो वहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे 342 में तो कितना आ जाएगा? 1026/19 प्लस 24 माइनस 12। तो 19 से 1026 जो है वो 54 बार में कट जाएगा। तो 54 में हम जैसे ही 12 को ऐड कर देंगे आ जाएगा 66, जिससे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आयत के अंदर कोई बिंदु P है। यदि पी ए बराबर कितना है? 79 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 61 सेंटीमीटर है और पी सी बराबर 17 सेंटीमीटर। पी डी की लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो इसके लिए हम एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या? पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा? 79 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। तो 79 का स्क्वायर क्या बनेगा? 6421 प्लस यहाँ बन जाएगा 289, यहाँ बन जाएगा कितना? 3721 प्लस पी डी का स्क्वायर। तो इधर जोड़ देंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे कितना जाएगा? 6710 में से 3721 को घटा देंगे, कितना जाएगा? 2989। तो इसको रूट निकालेंगे जैसे ही, तो ये किसका रूट बनता है? 53 का रूट बनेगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। और यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताना है, ठीक है। तो हमने लिखा एक साइड गुलाबी, फिर लाल, फिर हरा। तो सबसे पहले कह रहा है 9:6 हमें दिया हुआ है पहले से ही, है ना, कि लाल और हरे वाले का अनुपात। फिर उसके बाद गुलाबी और लाल का दिया हुआ है 18 और 16। हमने खाली प्लेसेस को क्या कर दिया, फिल कर दिया, 9 और 16। अब हमने इसको क्या किया, 3 की टेबल से काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 2। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 9 18, 2 9 2 8 16 और 2 8 16। अब सारी रेशियो का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 27:24:16। जिससे कि हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए हरे और गुलाबी। हरे और गुलाबी का अनुपात क्या हो जाएगा, 16, और गुलाबी वाली की जगह पे आ गया है 27। तो जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज़मीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर है। बिंदु को इमारत के शीर्ष और ज़मीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। तो आपसे कह रहा है जो हाइट है वो √3 है, तो जाहिर सी बात है हम इसके लिए एक रेशियो का यूज़ करते हैं। क्या होता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है और 90 डिग्री के सामने 2 होता है। तो जिससे कि हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं 33। उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर भुगतान की जाएगी। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला क्या होता है, P/T/R/100, है ना, यानी प्रिंसिपल, समय और रेट बटे 100। तो प्रिंसिपल लिख देंगे जो कि हमें दिया हुआ है कितना, 95,950 इंटू 9, और टाइम नहीं दिया तो 1 साल बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 9 का गुणा हम इस वैल्यू में करेंगे। हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 86,355 बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, जिससे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 86,035.5, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है और उनकी आयु का गुणनफल 585 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि मान लिया कि जो पारुल होगी वो 5x की होगी, तो माता जो है वो 13x की है, तो दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 585 आ रहा है आंसर। तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। और 13 से जैसे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, नहीं 5 से सबसे पहले अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 117, और 117 को जैसे ही हम 13 से काटेंगे आ जाएगा 9, यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 3। तो अब आपसे कह रहा है प्रेजेंट एज से 9 साल बाद की एज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 15 और 39। अब 9 साल बाद की बात कर रहे हैं तो ये कितने साल की हो जाएगी, 24, और ये हो जाएंगे 48 साल की। जब हम रेशियो बनाएंगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48 बन जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3 और x - 5 - x - 2 और 3x + 4 को क्या करना है, सिंपल करना है, ठीक है। तो इसको भी हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2x² - 10x + 3x - 15 - 3x - 4x + 6x + 8, है ना। तो इसको हम पहले से ही लिखेंगे। अब जब लिख देने के बाद हमारी अगली लाइन क्या निकल कर आ जाएगी, 2x² - 7x - 15x - 3x² + 2x + 8। अब जैसे ही हम इनको क्या कर देंगे, जैसे कि x² है तो यहाँ पे 3x² घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -x² आ जाएगा। यहाँ पर 7x है और यहाँ प्लस में 2x है तो घटक कर आ जाएगा -5x, और यहाँ आ जाएगा -7x, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाता है, और इस क्लास से आपको अपने पेपर में डायरेक्ट भी क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। तो फिर चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी होती है, और चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखना है, क्या, MRP
फिर 100 में प्रॉफिट या लॉस को क्या करना है, हमें जोड़ना या घटाना है, बटे 100 इंटू 100 में प्रॉफिट या लॉस को जोड़ो घटाओ बटे 100 बराबर क्या निकल कर आएगा, सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो हमें पहले तो कमी ही हो रही है तो 80 बटे 100, फिर 70 बटे 100, फिर 80 बटे 100, और फिर लास्ट मंथ में प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 140 बटे 100। 100 से 100 को कैंसिल किया, 0 से 0 को कैंसिल किया, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल किया, ऊपर वाले सभी नंबर्स को गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 64 इंटू 98 अपॉन 100। और जैसे ही हम गुणा कर देंगे हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 62.72, है ना। तो ये जो है वो सेलिंग प्राइस निकल कर आया, हमारा डिस्काउंट नहीं निकल कर आया, छूट नहीं निकल आ रही है। तो हम MRP में से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो कहीं हमें पता चलेगा क्या, छूट के बारे में पता चलेगा। तो घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 37.28 की कमी होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की क्या की जाती है, वृद्धि होती है, और फिर 18% की क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि वृद्धि कर रहा है तो 18 प्लस में ले लेंगे, फिर कह रहा है कमी करेंगे तो 18 की कमी यानी माइनस में ले लेंगे, माइनस 18 इंटू 18 अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम 18 को गुणा 18 में करेंगे, आ जाएगा कितना, 324 बटे 100, तो जिससे कि आ जाएगा 3.24%, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितने बाल्टी टंकी में आ सकती है, मतलब कितने बाल्टी पानी आ सकता है। तो इसके लिए हमने लिखा है क्या, सबसे पहले तो 5/8 x माइनस 7/12 x, दोनों को ही घटाने पर 3 जो बाल्टी है वही ओवरऑल निकाली जा रही है ना। बाकी तो वापस से हम 9 बाल्टी पलटा दे रहे हैं तो 3 बाल्टी ही पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 24, यहाँ जाएगा 15x माइनस 14x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर 24 का गुणा हम जैसे 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 72, यानी ओवरऑल उस टंकी में कितने बाल्टी पानी आ सकता है, तो 72 बाल्टीज़, है ना, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। और यदि जून में आपको भी NTPC अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 है, और फिर क्या कह रहा है, उन्होंने एक दूसरे को पार करने में 22 सेकेंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो दशमलव में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा ही ऐड होता है, तो उसकी चिंता ही नहीं रहती। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी, 240, और यहाँ लेंगे 5/18, और इधर कितना हो जाएगा, 490 प्लस x, दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता, बटे टाइम कितना लगा है, 22 सेकेंड। अब हमने क्या किया, 6 से इसको काटा तो 6 × 18, यहाँ हो जाएगा 6 × 4 = 24, गुणा कर देंगे कितना बन जाएगा, 880, यहाँ का हो जाएगा कितना, 5/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 880 में कितना आ जाएगा, 4400/3। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 490 प्लस x। तो यहाँ हम जैसे ही काटेंगे वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1466.6 में से हम 490 को क्या कर दें, घटा देंगे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी 976.6 मीटर, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 मीटर, है ना, 60 मीटर है और 77 मीटर है। ठीक है, 77 मीटर है, और उसके बाद कह रहे हैं असमांतर भुजा जो है, असमांतर भुजा 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें मैदान का क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज, है ना, और फिर उसके बाद सभी भुजाओं की वैल्यू हम लिख देंगे, और सबसे जो नीचे वाली भुजा जो होगी वो 70 हो जाएगी, और ऊपर की जो भुजा होगी वो 60 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऊपर वाली भुजा तो 60 हो चुकी है, नीचे वाली 77 हो चुकी है, तो जो नीचे के दो
समकोण त्रिभुज बज रहे हैं उनकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या तो ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो एक में लग जाएगी 7, 24, 25 की ट्रिपलेट, और एक में 5, 12, 13 वाली ट्रिपलेट लग जाएगी, जिसमें 2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी, भुजाएं पता चल जाएंगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित h। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ कितना बन जाएगा, 137, और हाइट कितनी आ जाएगी 24। तो 12 से हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 12, और जैसे ही हम 12 का गुणा 137 में करेंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1644 मीटर, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा लेवल था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तब बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, जो बेलन का जो बेस होता है वो एक वृत्त होता है, तो वृत्त बेलन में क्या होते हैं, 2 वृत्त बने रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो आपसे कह रहा है जो वृत्त वाला एरिया है वो उसका 4 गुना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगी वैल्यू, 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू 4, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर से 2 पाई आर तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे कितना बच जाएगा 4r, यहाँ पे बच जाएगा r प्लस एच, तो 3r बराबर आ जाएगा h। r की वैल्यू अगर हम निकालें तो h अपॉन कितनी आ जाएगी 3। अब आपसे पूछ रहा है, हमें आयतन दे के रखा हुआ है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बराबर में आ जाएगा 192 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, आर की जगह पर हम h अपॉन 3 को पुट कर देंगे, तो h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एच हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे h में h का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा h की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 17, 28। तो ये किसका क्यूब होता है, 17, 28, 12 का क्यूब होता है, यानी हमारे हाइट निकल कर आ जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर, जिससे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें क्या, 2:3, और उनका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 6, और उनका लघुत्तम समावर्तक हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एक साइड एलसीएम इंटू HCF, पहली संख्या में h का गुणा करो, दूसरी संख्या में भी क्या करो, h का गुणा करो। ठीक है, और HCF जहाँ भी लिखा है वहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे 6, तो एलसीएम इंटू 6 बराबर 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम की वैल्यू जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे निकल कर आ जाएगी कितनी, 36, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेंच का अंकित मूल्य 374 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13 है तो छूट प्रतिशत क्या करना है, अपन को निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसमें जो ये पैसे दिए हुए हैं, हमें इस पैसों की बिल्कुल भी क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे कि अगर हमने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है तो हमने उसे 122 रुपये क्या किया होगा, MRP लिख दिया, और हमने उसको बेचा कितने में, 113 में, क्योंकि 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, 13% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 113 में ही बेचा होगा। तो डिस्काउंट जो है वो हमेशा MRP पर दिया जाता है, तो 122 में से 113 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 जो है वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट MRP पे देते हैं, तो 122 इंटू 100, तो 900 बटे 122, जैसे ही हम इसको डिवाइड दे देंगे हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7.38%, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और आपकी ज्योति मैम की मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट में अपने फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 ट्रकों की चाल का अनुपात कितना है, 7:3 है। तेज़ चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे स्पीड का रेशियो 7:3, और टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा 3:7। अब टाइम का ही डिफरेंस दिया हुआ है, 4 यूनिट बराबर कितने घंटे, 7 घंटे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरी वाली का पूछ रहा है, दूसरे के हिसाब से 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो टाइम निकल कर आ जाएगा 49/4 घंटे, और आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है 147, तो 147 बटे क्या हो जाएगा 49 इंटू 4। अब हम इसको जैसे ही काटेंगे तो 7 सतैया क्या बन जाएगा 49, ऊपर आ जाएगी वैल्यू 21, फिर 7 एकम 7, 7 या 21, 3 में 4 का जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी, 37 छात्रों की औसत स्कोर कितने आए हैं,
84 आए हैं। अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 है। पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना है? तो हमें बताना है कि ओवरऑल पूरी क्लास ने कितने नंबर लाए हैं, है ना। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें एवरेज लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आ सकता है, और इसमें एलिगेशन भी लगाया जा सकता है। एलिगेशन लगाने से भी क्या होता है, आंसर आ सकता है। तो हम एलिगेशन लगाएंगे तो यह कह रहा है कि 84 नंबर आ रहे हैं कितने स्टूडेंट्स के, 37। 96 नंबर आ रहे हैं 63 स्टूडेंट्स के। तो नीचे अब हमसे पूछ रहा है सेंटर में, यानी ओवरऑल क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं। तो नीचे वाले जो है पूरी संख्याओं को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कितने हो जाएंगे, 100। और वहीं पर बात की जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को घटा देते हैं, कितनी आ जाएगी, 12। तो 100 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 12। आप अगर कम संख्या वाले की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ले जाकर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और ज़्यादा की निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम 63 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 में हम क्या कर दें, 63 का गुणा कर दें, कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू, 756/100। तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7.56, है ना। तो 84 में क्या कर देंगे, ले जाकर जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 91.56, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में। बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि ए और बी 4 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लोग 2 मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं, एक इंसान 1 यूनिट कर रहा है, तो बचा हुआ एक इंसान भी 1 यूनिट ही काम करेगा। तो 8 जो है टोटल वर्क है बटे 1, लेकिन आपसे करवाना कितना है, 2 गुना काम। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 16 दिन, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो 47 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूडेंट्स थे 35, है ना। एवरेज कितना था उनका, 46। अब टीचर भी आ गए तो टोटल कितने लोग हो गए, 36, और एवरेज हो चुका है 47। एक यूनिट बढ़ चुका है एक इंसान के आने से। तो ओवरऑल कितने लोगों के लिए उन्होंने एक यूनिट एक्स्ट्रा लिया है, 36 लोगों के लिए। तो 36 जो है वो बढ़ चुका है, पहले ही 46 था। तो ओवरऑल वो कितने किलो के रहे होंगे, जैसे ही ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 82, यानी कि टीचर जो होंगे वो 82 ईयर्स के होंगे, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेट कर रहा है क्या। यदि किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है ए जो है, ठीक है, बी ए से 75% अधिक कुशल है, सी बी से 40% अधिक कुशल है, बी सी मिलकर 30 दिनों तक काम करते हैं, तो ए जो है शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। हाँ, टाइम एंड वर्क से ही रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि 77 दिनों में कर सकता है ना ए। अब सबसे पहले तो इन लोगों की क्या दी हुई है, कार्य करने की क्षमता, यानी एफिशिएंसी का हम क्या बना सकते हैं, रेशियो। तो लिखेंगे ए बी और सी, ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर ए जो है वो 100 काम करेगा तो बी जो है उसका 25 ही कर सकता है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर बी 100 काम करेगा तो उससे क्या कर सकता है, 40% ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो यह जाएगा 1:4, और यहाँ कितना जाएगा, 5 और 7। वैल्यूज़ फिल कर देंगे तो यहाँ कितनी आ जाएंगी, 20, 5 और 7, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 20 है, और वो टोटल कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में, मतलब 77 दिनों में कर सकता है। तो एफिशिएंसी इंटू डेज क्या निकल के आता है, टोटल वर्क। तो कितना आ जाएगा, 1540 टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है बी और सी जो है वो 30 दिनों तक मिलकर काम करेंगे। तो बी और सी जो है 5 और 7 यानी 12 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में। तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 360 काम कर देंगे। टोटल काम है कितना, 1540। तो आप क्या कर दो इसको माइनस, तो निकल कर आ जाएगा कितना, 1180 काम बचा हुआ है अभी भी, जो कि किसको करना पड़ेगा, ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20 से जैसे डिवाइड करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 एकम अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 इनम 18, यानी 59 डेज़, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या का 75% कितना होगा। तो आपसे मान लिया कि वो संख्या कितनी है, x है, उसका 20% यानी 20/100 में 96 जोड़ते हैं तो वही संख्या यानी x मिल जाता है। यहाँ आ जाएगा कितना, x/5 + 96 बराबर x। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 480, यहाँ कितना हो जाएगा, 5x। अब x जो है उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, तो 480 बराबर कितना आ जाएगा, 4x।
4 से हम जैसे ही इसको काटेंगे कितने आ जाएगी x की वैल्यू निकल कर 120। तो हमें वो संख्या मिल चुकी है, वो संख्या है 120। अब 120 का भी आपको क्या निकालना है, 75% निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100 और 4 से जैसे 120 को काटेंगे आ जाएगा कितना 30, गुणा कर देंगे आ जाएगी वैल्यू हमारी कितनी 90, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 594 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंटेज ज्ञात करना है अपन को। यानी MRP आपने लिखी थी 594 रुपये, पर आपने उस वस्तु को 155 रुपये में बेच दिया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो आपने डिस्काउंट दे दिया होगा, क्योंकि MRP था बेच दिया, तो जाहिर सी बात है बीच के पैसे का क्या हुआ, डिस्काउंट दिया। तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा 439 रुपीज़ का, और डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है 594 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम जैसे ही इसको काटेंगे 2 से काट देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी 297, और यहाँ आ जाएगा कितना 50। 50 का गुणा 439 में करेंगे आ जाएगा कितना 21,950 बटे 297। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, और डिवाइड जैसे ही करेंगे हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 73.91, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। और ऐसी ही मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।